हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज स्केल फर्मेंटेशन, फर्मेंटर डिज़ाइन और उसके वेरियस कंट्रोल्स के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक आपका बी फार्म के 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो जितने भी स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आता है आपकी यूनिट 5th के अंदर। तो 5th यूनिट के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्मेंटर के टाइप्स बताइए और उसका आप डिज़ाइन समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं फर्मेंटर होता क्या है। देखिए, फर्मेंटर का मतलब क्या है। फर्मेंटर आपका एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें आप स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया को डालते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को डालते हैं, उसे अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट कराते हैं। सो नाउ वी कैन डिफाइन फर्मेंटर। इट इज़ अ वेसल इन विच अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया एंड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मिक्सड एंड to carry out the fermentation process at optimum condition. So this is what fermentation process, fermenter basically done. Now let's understand fermentation. फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हम लोग फर्मेंटर को यूज़ करते हैं। तो पहले हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन समझते हैं। फर्मेंटेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ मेटाबॉलिक और अ केमिकल प्रोसेस विच कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स्ड विद न्यूट्रिएंट मीडिया। मीन्स टू से आपके पास एक फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट था, ठीक है, सॉरी आपके पास मान लीजिए ये था, फीड था, इसी को आप सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी फीड यूज़ किया है या आपने जो भी सबस्ट्रेट यूज़ किया है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास शुगर था, आपने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यीस्ट डाला, तो यीस्ट क्या करता है, इस शुगर को आपका फर्मेंट करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका शुगर जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल में। और आपको पता है अल्कोहल क्या है, आपकी जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है आपका अल्कोहल। इसके अलावा और भी मेडिकल प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैराइटीज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। Other than that, enzymes are also produced by the fermentation processes which are used as health supplement and other food supplements also. तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली जिसको आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट फर्मेंटेशन प्रोसेस। देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट कराने के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए आपको फर्मेंटर, यानी कि वो वेसल चाहिए जिस वेसल में आप फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट करा सकते हैं। इसके हम डिस्कस करेंगे पीछे कि कैसे आपका फर्मेंटर दिखता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें डेक्सट्रोज चाहिए, इसमें हमें अगार चाहिए, इसमें हमें एडिनिन चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ सब्सटेंस, इसमें हमें सिट्रेट्स चाहिए, इसमें हमें फॉस्फेट्स चाहिए। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम वो है जिसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करता है और अपने को फिर आगे आपका रेप्लिकेट करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फर्मेंट करके प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्योर स्ट्रेन को चूज़ करें फॉर कैरिंग आउट फर्मेंटेशन प्रोसेस। चाहे आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज़ कर रहे हैं, आप उसका प्योर स्ट्रेन चूज़ करेंगे, क्योंकि प्योर स्ट्रेन चूज़ करने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो यील्ड अच्छी मिलती है, दूसरा प्रोडक्ट आपका प्योर मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो है फिजिको केमिकल कंडीशंस भी आपने रखनी होती हैं। फिजिको केमिकल कंडीशंस जैसे कि आपको फर्मेंटेशन कैरी आउट कराने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, जिसके लिए आप एक पर्टिकुलर बफर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्टरलाइजेशन। आपको अपने प्रोडक्ट जो आपका प्रोड्यूस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन उसको आपको स्टेराइल कंडीशन में ही ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट आपको चीज़ चाहिए वो है फीड। फीड का मतलब जिसको आप ऐड कर रहे हैं, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, आप शुगर से अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं, तो शुगर का जब फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनेगी, तो आपको शुगर कंटेनिंग कोई सब्सटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप केन ले सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, तो आपका फीड बन गया, ठीक। नेक्स्ट आपका एरिएटर। एरिएटर क्यों है? क्योंकि जब आपका फर्मेंटेशन एरियोबिक हो रहा है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एरिएटर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करे।
उसके बाद हमें चाहिए एक स्टिरर या फिर हमें चाहिए एक एजिटेटर। एजिटेटर क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग करता है, जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको प्रॉपरली आपस में मिक्स कराने में मदद करता है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। लास्ट स्टेप आपको जो रिक्वायरमेंट में रहता है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है प्रोडक्ट बनने के बाद उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, ठीक है, उसको आप कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप पहले प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, फिर उसका आप प्योरीफिकेशन करेंगे, ठीक है, ये सब आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं वेरियस कंट्रोल कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन है टेम्परेचर की। फर्मेंटेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कैरिड आउट होता है। नेक्स्ट आपको पीएच को भी आपका कंट्रोल करना पड़ता है, एक सर्टेन पीएच पर ही आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। उसके अलावा आपको एंटी फोमिंग एजेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, सर्टेन एंटी फोमिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब फर्मेंटेशन होता है फर्मेंटर के अंदर तो वहाँ पर बहुत क्या होता है, फोम का प्रोडक्शन हो जाता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट। तो उस फोम को हटाने के लिए हमें एंटी फोमिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं। उसके अलावा हम उसमें कुछ प्रेशर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं जो अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट करते हैं। हीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस फास्ट हो सके। कंटामिनेंट्स आने के चांसेस रहते हैं, तो कंटामिनेशन को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। पंप जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेशराइज्ड पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एरेटर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। अब नज़र डालते हैं फर्मेंटर पर। देखिए इस तरीके से फर्मेंटर दिखता है। तो फर्मेंटर का जब आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि फर्मेंटर जो है बच्चों वो आपको किस तरीके का दिख रहा है। इसका आपको टॉप भी दिख रहा होगा, जो ये आपको लिड दिख रही है ये भी डोम शेप की दिख रही है, इस तरीके की दिख रही होगी, इसको आप डोम शेप कहते हैं, ठीक है। आपको बॉटम दिख रहा होगा, बॉटम भी आपका डोम शेप का है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्मेंटर कैसा होता है। फर्मेंटर यूजुअली आपका डोम शेप का होता है, उसका जो लिड होता है वो भी डोम शेप का होता है, बॉटम भी है जो वो आपका डोम शेप का होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इसमें आपका एक तो रहेगा इनलेट का प्रोविज़न, एक रहेगा आपका आउटलेट का प्रोविज़न। इनलेट के थ्रू आप फीड डालेंगे, आउटलेट के थ्रू आप प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे। अदर देन दिस इसमें आप एक एजिटेटर लगाते हैं। ये एजिटेटर का शेफ्ट जो है वो मोटर के साथ अटैच रहेगा, तो मोटर घूमेगी, एजिटेटर भी रोटेट करेगा। एज अ रिजल्टेंट जो भी आपने इसमें फीड डाला है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी। जब आप इसमें फीड डालते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक ही आप फीड डालते हैं, ये एक मैंने मार्किंग कर रखी है, यहाँ तक आप फीड डालेंगे। यानी कि आपने जब इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट कराने के लिए आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह डालते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं, तो उसको पूरा यहाँ तक नहीं भरा जाता है। आपको इतना वॉल्यूम जो है वो आपको हाफ फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर जनरेट होता है। तो आपका जब ये पूरा भरा रहेगा तो हो सकता है कि बस्टिंग हो जाए, तो बस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप इसकी पूरी फिलिंग नहीं करते हैं, फीड को आप एक सर्टेन लेवल तक ही फिल करते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं जो ये बताते हैं कि अंदर कंडीशंस जो हैं वो ऑप्टिमम हैं या नहीं। उसके अलावा इसमें हम एंटी फोमिंग एजेंट्स डालते हैं, जैसे ये देख रहे होंगे आप। एंटी फोमिंग एजेंट्स के रूप में हम इसमें कुछ स्पेशल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बात करें, आपकी जो ये पूरी की पूरी वेसल होती है ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील की, और स्टेनलेस स्टील के होने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये बहुत मजबूत होती है, दूसरा इसमें कोरोजन का कोई चांस नहीं होता, कोरोजन फ्री होता है। अंदर से इसकी जो इनर सर्फेसेस होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं, ताकि क्लीनिंग के दौरान कोई भी ग्रूव्स वगैरह अगर होते तो उसमें मटेरियल आपका ट्रैप हो सकता था। तो अंदर काफ़ी सरफेस स्मूथ रहता है, तो ईजी क्लीनिंग हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसके बाहर आपका एक जैकेट बना रहता है। ये अंदर की बॉडी है, इसके बाहर आपका जैकेट रहता है। इसमें आपका स्टीम जाती है जो कि आपके फर्मेंटर को हमेशा हीटेड रखती है। इसी के अंदर आपका स्टीम की सप्लाई करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं एक बार। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो बच्चों आपके फर्मेंटर का जो साइज़ होता है ना वो अलग अलग तरीके का होता है। 50 लीटर से शुरू हो जाता है, जो स्मॉल स्केल के फर्मेंटर्स होते हैं जिनको हम लैब्स में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन कैरी आउट कराने के लिए, वो 50 लीटर कैपेसिटी के होते हैं। मटेरियल मैंने आपको बताया स्टेनलेस स्टील को हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। शेप की बात करें तो डोम शेप होता है। डोम शेप का फ़ायदा ये होता है कि अंदर आपका जब प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वजह से बस्टिंग प्रिवेंट होती है। अगर डोम शेप नहीं होगा तो प्रेशर आपका जो है वो, देखिए इतना स्पेस बच जाता है ना डोम शेप होने से, स्पेस बचने की वजह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बस्टिंग होने से बच जाती है। अब इसमें एक आता है इसका इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें लगे रहते हैं इम्पेलर्स। तो इम्पेलर्स दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं बैफल्स, एक होते हैं इम्पेलर्स। इम्पेलर्स क्या करते हैं, ये ना बच्चों एजिटेटर्स के साथ, ये जो दिख रहे हैं आपको ये इम्पेलर्स हैं, ये आपके एजिटेटर के साथ अटैच रहते हैं और ये मिक्सिंग में मदद करते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग में मदद करते हैं। जो बैफल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी इस वॉल के यहाँ पर अटैच रहते हैं, यहाँ पर अटैच रहते हैं हमारे जो बैफल्स होते हैं। बैफल्स का क्या काम होता है, बैफल्स का काम होता है जब एक्चुअली में क्या होता है, जब प्रेशर बनता है
तो अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह है ना, उसमें क्या होता है, खूब सारा झाग तो बनता ही है, साथ साथ उसमें कुछ इस तरीके से वॉटेक्स बनते हैं, कुछ इस तरीके से भंवर भी बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के वॉटेक्स को ब्रेक करने का काम करते हैं ये बफल, ये कट करते रहते हैं, ये इस तरीके से ब्रेक करते रहते हैं इस तरीके के वॉटेक्स को, तो ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं फर्मेंटर के अंदर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फर्मेंटर की। तो बच्चों फर्मेंटर ना हम लोग 4 तरीके के फर्मेंटर हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ की बात करें तो फर्मेंटर 3 तरीके के होंगे। 50 लीटर कैपेसिटी के होंगे जो कि आपके लैब फर्मेंटर कहलाएंगे। 50 से 1000 लीटर के रहेंगे, उन्हें आप पायलट प्लांट फर्मेंटर कहते हैं। एक फर्मेंटर होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ मोर देन 1000 लीटर कैपेसिटी के, वो इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स होते हैं। सेकेंड टाइप के फर्मेंटर को हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन यानी कि आप किस तरीके से फर्मेंटेशन करा रहे हैं। तो एक होता है आपका बैच फर्मेंटेशन, एक होता है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन और एक होता है आपका फीड बैच फर्मेंटेशन। ये 3 तरीके के फर्मेंटर होते हैं। जो बैच फर्मेंटर होता है इसे क्लोज्ड फर्मेंटर कहा जाता है। बैच फर्मेंटर का मतलब इसमें आपने एक ही बैच में आपने सारा फीड डाल दिया और सिस्टम को क्लोज कर दिया, अब पूरा फर्मेंटेशन चालू होता रहेगा। डायग्राम हम आपका सब में एक जैसा बनेगा, बेसिक जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है वो सेम रहेंगे। जो दूसरा है आपका कंटिन्यूस फीड, इसको आप फ्लो थ्रू फर्मेंटर भी कहते हैं। इस वाले फर्मेंटर में क्या होता है, इसमें हम एक रेगुलर पीरियड के बाद हम फीड को डालते रहते हैं। हमने एक फीड डाला, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले, हमने न्यूट्रिएंट डाला, फर्मेंटेशन होगा कुछ दिनों में, फिर आपका अंदर फीड कंज्यूम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो जाएगा। हम दोबारा से लिड को ओपन करेंगे और दोबारा से इसमें हम फीड डालेंगे। तो इसमें हम लगातार फीड को डालते हैं, इसलिए इसको फ्लो थ्रू या फिर कंटिन्यूस फर्मेंटर कहा जाता है। तीसरा आता है आपका फीड बैच फर्मेंटर। फीड बैच इस तरीके का फर्मेंटर है जो कि थोड़ा बहुत बैच से मिलता जुलता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार हमने मटेरियल डाल दिया, अपना फीड डाल दिया, ठीक है, और उसको हमने एक बार क्या कहते हैं चलाया, फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी हो गई। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि अभी नीचे जो है आपका वो कम होता जा रहा है न्यूट्रिएंट मीडियम, तो हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम एक बार में पहली बार में ही डाल देते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दोबारा सेकेंड शिफ्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम को सेकेंड शिफ्ट में ऐड कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पहली बार में ही सारा डाल देते हैं। जो तीसरे टाइप के फर्मेंटर होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिएशन। आप एरिएशन कैसा कर रहे हैं, एरिएशन के बेसिस पर आपके 2 तरीके के होते हैं। अगर आप मैकेनिकल एयर सप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल एयर सप्लाई फर्मेंटर, अगर आप कन्वेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू फोर्सफुल या अगर आप एयर सप्लाई कर रहे हो तो वो फर्मेंटर कहलाएगा फोर्स कन्वेक्शन सप्लाई फर्मेंटर, ठीक है। अब आपका चौथा जो आता है बच्चों वो है आपका फर्मेंटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक। आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपने फर्मेंटेशन के लिए। तो फर्मेंटेशन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं सरफेस फर्मेंटेशन, ठीक है, तो उसको कहेंगे आप सरफेस फर्मेंटर। अगर आप सबमर्ज फर्मेंटेशन करा रहे हैं जिसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिप कर दिया है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो वो कहलाएगा आपका सबमर्ज फर्मेंटर। इसका इस्तेमाल करते हैं हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। और सरफेस फर्मेंटेशन के एग्जांपल में आ जाते हैं, जैसे हम मशरूम्स का जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम सरफेस पर करते हैं। अपनी जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, यूजुअली हम लोग उसमें सॉइल को यूज़ करते हैं, तो वो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया फॉर द ग्रोथ ऑफ मशरूम्स, तो वो सरफेस पर ग्रो कराया जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो ये बैच फर्मेंटर है, ये इंपॉर्टेंट है। बैच फर्मेंटर पे कभी कभार शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं, तो आप बताएंगे कि बैच फर्मेंटेशन क्या होती है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम एट वंस अपना फीड जो है वो फर्मेंटर में पोर कर देते हैं और उसके बाद हम लिड को क्लोज कर देते हैं और पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद ही लिड को ओपन करके अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं और हमारा हम कुछ सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन होता है। इस बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर अलग 4 प्रकार की फेजेज आती हैं। एक होती है लैग फेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल फेज, एक होती है स्टेशनरी फेज और फिर आती है डेथ फेज। तो इन पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये फेजेस क्या होती हैं। चलिए इनको देखते हैं। देखिए, अगर आप रेट ऑफ फर्मेंटेशन और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको ना ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। जब समय आपका बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, अभी आपने शुरू ही किया था अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट कराना, आपने फर्मेंटर को सारा कंडीशन प्रोवाइड कर दिया था। अब क्या किया था, एक टाइम आएगा आपका, मान लीजिए ये आपका है, ये वाला जो समय है ये है आपका 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट तक का आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट था उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन आपको यहाँ नज़र नहीं आता। देयर इज़ नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टिल 5 मिनट। इसको कहते हैं लैग फेज, ठीक है। धीरे धीरे 5 मिनट के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए आपका हो चुके हैं 10 मिनट्स।
आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है फर्मेंटेशन का रेट भी बढ़ता जा रहा है और अंदर जो है वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने लगा है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी और वो धीरे धीरे बढ़ ही रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे 6ठे मिनट में आपका वो इतनी थी, 7वें मिनट में आपकी देख रहे हैं आप ग्रोथ बढ़ गई और 8वें मिनट में आपको और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 9वें मिनट में आपको और ज़्यादा बड़ा ग्राफ नज़र आ रहा है और 10वें मिनट में आप देख रहे हैं आपको इतनी ज़्यादा फर्मेंटेशन की रेट दिखाई दे रही है। इसे एक्सपोनेंशियल फेज़ कहते हैं। ठीक है, एक फेज़ आएगी जब आपका सारा न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो कंज्यूम कर लिया होगा अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फर्मेंटेशन कैरी आउट कराने के लिए। तो न्यूट्रिएंट मीडियम आपने बैच प्रोसेस में तो दोबारा डाला नहीं होता है, एक बार आप डाल देते हैं सारा फीड, तो अब सारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो चुका है, तो अब फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाएगी। तो आपका ग्राफ कैसा जाता है, कुछ समय के लिए स्ट्रेट जाता है। मान लीजिए ये आपका है 15 मिनट। अब एक टाइम आएगा जब आपका फर्मेंटेशन जो है वो अब घटने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रोडक्ट जो बन रहा होगा उसको आप आउटलेट से निकालेंगे धीरे धीरे, है ना, तो अंदर आपका अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट घटने लगेगा, तो वो कहलाती है आपकी डेथ फेज़। तो बच्चों इस तरीके से आपका बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपका ये 4 फेज़ आती हैं, लैग फेज़, एक्सपोनेंशियल फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड डेथ फेज़। तो बच्चों इतना ही था इसमें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से फर्मेंटर यूज़ किए जाते हैं, टाइप ऑफ फर्मेंटर्स क्या हैं और कौन कौन सी आपकी जनरल रिक्वायरमेंट रहती हैं। जनरल रिक्वायरमेंट के बाद कौन कौन से आपके कंट्रोलिंग मेजर्स होते हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो बस यही था, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।